चलिए यहाँ पर जो है टॉपिक है 2.8 और ये क्या है, संक्षारण करोजन। होता क्या है कि जब धातुएं हैं हवा के संपर्क में हो, नमी के संपर्क में हो, तो उनके ऑक्साइड बनने लगते हैं, उनके ऊपर एक परत बन जाती है, उनका क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो सीधे जब धातुएं वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में या अम्ल के संपर्क में आती हैं तो उनके ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिससे वो क्षय होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, तो देखिए धातुओं की सतह का वायुमंडल द्वारा धीरे धीरे क्या है, अवांछित यौगिक जैसे ऑक्साइड बनता हो, कार्बोनेट बनता हो और कुछ बनता हो, बदलना क्या कहलाता है, संक्षारण। तो चाहे इसकी भाषा लिख लो चाहे अपने से लिख लो, सीधा मतलब है धातु को किसके संपर्क में होना चाहिए, वायु के या किसके संपर्क में, नमी के या दोनों के संपर्क में हो सकता है। तो उसकी सतह में एक परत जम जाती है, चाहे वो ऑक्साइड की हो, सल्फाइड की हो, कार्बोनेट की। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संक्षारण। इससे धातु नष्ट हो रही है। ठीक है, अब इसके उदाहरण जो सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण है, रोज देखते हो आप, है ना, वो क्या है, लोहे पर जंग लगा, है ना। तो प्रमुख उदाहरण, लोहे पर लाल या भूरे रंग की क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ये क्यों जंग लगती है, क्योंकि इसका संक्षारण हो रहा है, धातु वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ठीक है, या फिर जो चांदी की वस्तुएं होती हैं, यदि उसमें सल्फर थोड़ी बहुत मिल जाए तो क्या हो जाती हैं, काला, है ना। सल्फर के कारण वो क्या हो जाती है, काला, उसके ऊपर सल्फाइड की परत जम जाती है। तांबे या पीतल पर हो, ये हरे रंग की क्या बन जाती है, परत बन जाती है। जैसे तांबे की थाली हो, खाना हो, थोड़ी देर तक खटाई रखो तो वहाँ पर कड़वा कड़वा होने लगता है, वहाँ पर हरा नीले रंग का वो बन जाता है। वो माने क्या हो गया, संक्षारण हो गया। तो यहाँ पर ये इसमें जो है वायुमंडल और नमी का प्रभाव है, यहाँ पर ये सल्फर का प्रभाव है, यहाँ पर हम देखें तो अम्ल का प्रभाव है। तो चाहे अम्ल का प्रभाव हो, वायु का प्रभाव हो, नमी का प्रभाव हो, इससे धातु क्या होती हैं, नष्ट होती हैं, उसके ऊपर परत जम जाती है। किसकी किसकी, ऑक्साइड की या कार्बोनेट की या सल्फाइड की। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, संक्षारण। ठीक है, अब ये है इम्पॉर्टेंट, इसको अलग से ध्यान रखना है। जब बड़ा प्रश्न आता है, जंग लगने की वैद्युत रासायनिक क्रियाविधि को समझाइए, है ना। तो जंग लगना माने उसमें छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सेल, है ना। और हम पढ़े हैं कि जैसे एनोड है वो विलयन में घुलता है ना, तो उसका भी घुलना हो गया, कैथोड में दूसरी जगह चला जाता है, तो घुलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को एक वैद्युत रासायनिक सेल की तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, जो जल और वायु की उपस्थिति में बनता है। सेल में बनने के लिए दो चीजें चाहिए, या इलेक्ट्रोड चाहिए और क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। लोहा तो खुद इलेक्ट्रोड है, और जो पानी और वायु आया वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्ट बन गया। माने वो किसका काम करने लगेगा, सेल का। ठीक है, तो देखिए इसमें एनोड में कैसी रिएक्शन होती है और कैथोड में कैसी होती है, ये समझना है यहाँ। ठीक है, तो देखिए एनोड छेद, धातु की सतह एक विशेष स्थल पर लोहा ऑक्सीकृत होता है। जैसे धातु की सतह है, तो धातु की सतह अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, माने घुलना चालू हो जाती है। ऑक्सीकृत होने माने टूटना बिखरना होगा, टूटेगा तब निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं कि मैं फिक्स हूँ तो ऐसा है, उससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखिए एनोड पर हमारे पास क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है। लोहे के टुकड़े को हम क्या लिखेंगे, Fe, और ये क्या है, सॉलिड। ये जैसे हवा के संपर्क में आता है अपने आयनों को तोड़ता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है। उस समय जो इसका विभव होता है -0.44 वोल्ट होता है। मानिए सेल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सेल का, तभी तो विभव है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये टूट गया ना, जब टूटेगा, जैसे मान के चलो ऐसा नहीं, ये लोहा है, इसमें से थोड़ा सा भाग जब निकलेगा Fe का, तभी और आयन होगा, माने इससे अलग हो जाना। आयन हो जाना माने क्या हो जाना, अलग हो जाना, उसके ऊपर परत जमा है। ठीक है, अब ये जो कैथोड क्षेत्र है, कैथोड क्या करता है, इसमें अपचयन होता है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के माध्यम से दूसरे स्थल पर पहुंचते हैं, वहाँ वायुमंडलीय ऑक्सीजन का H+ आयनों की उपस्थिति में अपचयन हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है।
4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंच जाएंगे? कैथोड पर। तो किससे मिलेंगे? ऑक्सीजन। ये कहाँ मिलेगी? हवा में। हवा में ऑक्सीजन रहती है ना, ऑक्सीजन ये ले करके 4H+ ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बना दिए? 2H2O बना दिए। ठीक है, क्या बना दिए? जल बना दिए। और इसका जो विभव होता है 1.2 होता है। अब समग्र अभिक्रिया लिखना है कि ये 2Ap लिख दिए, ये O2 लिख दिए, और ये क्या है? 4H। जो दोनों तरफ होता है उसको नहीं लिखते, जैसे 4E है, ये भी 4E है, उसको न लिखेंगे। देखो 2Fe लिखा, इसका काम खत्म हो गया। इधर क्या है? O2 है, O2 है। 4H मिलाओ, क्या उधर और इसमें है? कहीं नहीं है तो उसको भी लिख दिए। 4E है तो इसमें है, इसमें है तो हटा देंगे। फिर आगे देखो इसमें क्या बना है? 2Fe, तो 2Fe लिख दिए। 2H2 है तो 2H2 लिख दिए। समग्र अभिक्रिया लिखना आसान होता है, बस जो दोनों में हो उसको नहीं लिखते। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती एनोड और कैथोड, है ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या है, दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ने पर कुल विभव कितना हो जाता है? 1.67 वोल्ट प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि यह क्रिया क्या होती है? स्वतः होती, अपने आप होती। जिसका विभव धन में हो वो क्रिया क्या होती है? स्वतः होती। जिसका माइनस में होता है उसको हमको क्रिया को करवाना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। ठीक है, तो जंग लगना एक स्वतः प्रक्रिया, अपने आप होती है, कोई इसमें लगवाता नहीं। ठीक है, अब मुझे रासायनिक क्रिया फिर से बताओ यार। कैथोड का क्या था? Fe और 2Fe2+ और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? O2 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4H+ लेगा, ये जल से मिल जाएगा, वायुमंडल से जो। ठीक, ये क्या बना देगा? जल। बस यही याद रखना कि दोनों को मिला देना, 4E मत लिखना। जो इधर का लिखा है इधर लिख देना, जो इधर का लिखा है इधर लिख देना, उधर वाला उधर लिख देना, समग्र अभिक्रिया बन जाएगा। ठीक, इसका जो विभव होता है कैसा होता है? धनात्मक। और कितना होता है? 1.67। ठीक है, अब ये क्रिया पूरी हो गई, आपको परीक्षा में वहीं तक लिखना है। रासायनिक सिद्धांत यही है कि जो जंग है एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, फिर आपको कैथोड क्षेत्र में जो अभिक्रिया होती है वो लिख देना, एनोड क्षेत्र में जो अभिक्रिया होती है वो लिख देना, दोनों को मिला के लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, पर इसकी पूरी प्रोसेस को ऐसा समझते हैं, जंग कैसे बनती है। ये जो Fe2+ आयन है वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा पुनः ऑक्सीकृत होकर के क्या बना देता है? फेरिक आयन बना देता है, और इसमें बदल जाते हैं। ये जल के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? फेरिक ऑक्साइड, जल का निर्माण करते हैं। ये देखो उसके आगे की ये भी रासायनिक क्रिया है। ये 2Fe+ हो गया, 2H2O हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये फेरिक ऑक्साइड, ये किसका सूत्र हो गया? जंग का सूत्र हो गया। पूछ देता है जंग का सूत्र क्या है? तो क्या है? Fe2O3, और ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, और इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। लास्ट में आपको ये वाला भी लिखना है, ये शब्द लिखो या न लिखो जरूरी नहीं। ठीक, और यही लिखा है कि ये जो लोहे का आयन है ये जल से और ऑक्सीजन से क्रिया करके जंग बना देता है। जो शब्द लिखा है वही चीज़ को यहाँ सूत्र में लिखा है। ठीक है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बता सकते हो। ये लोहा है, मान लो Fe, ये जो चित्र को थोड़ा मैं समझाऊँ कैसे कैसे आपके NCERT बुक में बनाए, इसलिए चित्र को समझ। ये जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये ओरिजिनल क्या है? लोहा। ओरिजिनल क्या है? लोहा, शुद्ध लोहा। ठीक, ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे मिलेंगे? ऑक्सीजन से। ये फेरिक ऑक्साइड बना दिए, ये लाल भूरे रंग की क्या बन गई? जंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2+ गए हैं, इसमें उसको बैलेंस करने के लिए 2 माइनस भी चाहिए। अब ये 2 माइनस यहाँ पर जाते हैं, तो ये 2 माइनस फिर से टूटेंगे, ये और ये, तो कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन ये जल से क्रिया कर लेता है। इस तरह से ये सेल का बता रहा है, इसमें एक जगह ऑक्सीजन, एक जगह क्या होता है? अच्छा, अब जंग से कैसे कैसे बच सकते हैं देखो। वैसे आप लोग कैसे बचते हो? क्या करते हो? लोहे में क्या करते हैं भाई? पेंट लगाते हैं, है ना, पेंटिंग करते हैं ना, पोतते हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या करेंगे? देखें, अवरोधक विधि क्या है? धात्विक सतह पर हम क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं। जैसे हम बाहर गेट लगाए हैं लोहे का, लोहे के ऊपर यदि आप पेंट न करोगे उसमें क्या लगेगा? जंग लगेगा। 2-4 साल में वो सड़ के निकल के खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, पेंट लगा देते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, तेल या ग्रीस का उपयोग करते हैं। जैसे इस समय जंग लगती है तो जो दुकानदार होते हैं तो वो लोहा खीला रखे रहते हैं, खीला, तो खीला में हवा पानी ना लगे इसलिए उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और ऐसे ऐसे किसी डंडे से हिला दिए तो ऊपर तेल होता है तो खीला फिर वो जंग नहीं लगती, बच जाता है ना। तो तेल ग्रीस लगा कर भी हम इसको क्या करते हैं, वायु के संपर्क में आने से रोकते हैं। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये है धातु की सतह पर पेंट लगा करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके हम इसको बचा सकते हैं। दूसरा है उत्सर्ग इलेक्ट्रोड विधि, माने लोहे के ऊपर हम दूसरी परत लगा देते हैं जो अधिक क्रियाशील हो, है ना। तो यहाँ पर देखो लोहे को सुरक्षित रखने के लिए उससे अधिक क्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम है, जिंक की हम क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, जो स्वयं संचालित होकर लोहे की क्या कर देता है, रक्षा। जैसे मान लो ये लोहा है, अभी लोहे में जंग लगना है तो हम इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिए, जिंक। तो अब जिंक जंग भी लगेगी तो इसमें लगेगी, जिंक में, और लोहा क्या रहेगा, सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्ग इलेक्ट्रोड विधि। ये अलग से यसद लेपन अलग से आता है 2 नंबर में कि यसद लेपन है क्या, गैल्वेनाइजेशन है क्या। तो ये क्या है, लोहे की सतह पर हम क्या करते हैं, जिंक धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे जिंक की परत टूटने के बाद भी लोहा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यसद लेपन। आप सुने होंगे जीआई पाइप, सुने होंगे, है ना, जीआई तार सुने होंगे। ये है क्या, लोहे के ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। जी का मतलब गैल्वेनाइजेशन, आई का मतलब आयरन है, माने गैल्वेनाइज्ड आयरन। जीआई का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो लोहे के ऊपर आप चमकीली परत देखे होंगे तारों के ऊपर, तो अंदर तो लोहा होता है और बाहर से क्या होता है, जिंक की परत होती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यसद लेपन। तो यसद लेपन में सिक पर कह देना, लोहे की सतह पर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है।